एक सन्नाटा छा गया, बहुत से लोग अचंभे में आ गए। और मैंने सुना, अगर आप वो नजारा देखते तो आप दोबारा से देखिएगा जाकर के। 1885 में उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के जिस कलेक्टर ने अंग्रेजों से द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जिसने गठन किया था, जो फाउंडर था अंग्रेज A.O. ह्यूम, उस पार्टी के वंशज राज्यसभा में जब यह विधेयक पास हो गया तो पीछे मुड़ के देख रहे थे। उनको भरोसा था कि आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री के सारे वर्कर गायब कहां हैं। पीछे मुड़ के देखा, लोग नजर नहीं आ रहे थे। खुद उनकी हवाई आड़ी हुई थी कि बगैर मेरी परमिशन के छुट्टी पे कहां चले गए। लेकिन आप याद रखें, जल्दबाजी न करें। यह कोई लड़ाई एक दिन दो दिन का युद्ध नहीं है। हजारों साल चलने के बाद यह हजारों साल तक चलने वाला युद्ध है। सत्ता पे बैठे उस शीर्ष नेता ने प्रस्ताव पारित करने से 4 महीने पहले तैयारी की थी। अंदाजा नहीं था लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है। 4 महीने पहले, क्योंकि 2014 में जिसे आपने दिल्ली भेजा था, लोग समझते थे कि इसको हम डरा लेंगे, धमका लेंगे। और 19 आते आते लोगों को लगा थोड़ा ये कमजोर पड़ रहा है। मैं भारतवर्ष के हर कोने में जहां भी जाता हूं, गुजरातियों के लिए कहता हूं कि इनको धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए कि गुजराती के बारे में कहा जाता है ये सेना में नहीं जाते, ये बॉर्डर पे नहीं लड़ते। लेकिन इतिहास उठा के देख लीजिएगा, ये बॉर्डर पे लड़ने वालों के लिए मिरास खरीदने के लिए पैसा देते हैं। और पूरी देश में एकमात्र राज्य है जो सामूहिक तौर पर अपनी किसी गलती पर सामूहिक तौर पर उस गलती की भरपाई करता है। जो गलती गुजरातियों ने 2 अक्टूबर को की थी, उस गलती का प्रायश्चित 2014 में पूरा कर दिया। और जब उनको लगा कि 2014 में बेचने वाला आदमी, उसको कुछ लोग घेरने में लगे हैं, हमारा भारतीय समाज तो किसी स्टेशन पर, किसी पोस्ट ऑफिस में खड़े खड़े अगर कोई साथी पेन भी आपसे 1 मिनट के लिए मांग ले तो अपना पेन वापस लेने के लिए उसके सर पे खड़े रहते हैं। हम उसको भी इतनी मोहलत नहीं देते कि अगर चलो 10-5 रुपए का पेन चला गया तो चला गया। गुजरातियों का दिल देखिए, 15 साल जिसे ठोक पीट कर डॉक्टर बनाया, सर्जरी करना सिखाया, बिना पैसे वालों में दे करके दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली में जब उसने सर्जरी पूरी की तो लगा कि अब पहला वाला डॉक्टर थोड़ा कमजोर है, तो 19 वाले को भेज दिया। और 19 वाले को पता था कि मुझे किस काम के लिए भेजा है। वो अपने काम के एजेंडे में फिट है बिल्कुल। 4 महीने पहले संसद के जितने भी नियम कानून होते हैं उनको खूब पढ़ा और पढ़ने के बाद एक नतीजे पे पहुंचा कि संसद के अंदर एक परंपरा कई सालों से चली आ रही है कि हमारे यहां जो सांसद चुन के जाते हैं उनकी अलग अलग कमेटियां बनती हैं, अलग अलग चीजों का उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे डेलीगेशन बाहर जाते हैं। कोई किसी देश की लोकतंत्र की पढ़ाई करने जाता है, कोई कहीं वहां की डिफेंस की स्थिति को देखने जाना चाहता है। ऐसे तमाम डेलीगेशन भारतीय
4 महीने पहले एक डेलीगेशन बना कि आप नीदरलैंड जाइए और वहां पानी की क्या व्यवस्था है उसे देख के आइए। अब 4 महीने पहले किसी को हवा में पता नहीं था कि जब वो डेलीगेशन का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें एक साहब ने पूछा कि भाई आपने डेलीगेशन जो आप नीदरलैंड भेज रहे हैं पानी की व्यवस्था को देखने के लिए, हमें खुशी है कि आपने हमें मौका दिया, लेकिन इस डेलीगेशन में भारतीय जनता पार्टी के लोग कम क्यों हैं? तो उसमें से किसी ने कहा कि मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विश्वास। 4 महीने पहले एक डेलीगेशन की तैयारी की गई और जिस दिन राज्यसभा में धारा 370 और 35A का प्रस्ताव लाना था, इतना खतरनाक है 19 वाला कि उसने जिस डेलीगेशन में 50 लोगों को भेजा उसमें ज्यादातर आलू की फैक्ट्री में सोना बनाने वाले वर्कर थे और फुल प्रूफ काम किया उसने कि कहीं कोई पता न दे। लौटने की टिकट भी उस दिन की कराई जिस दिन उसे प्रस्ताव नहीं रखना था। जिस दिन प्रस्ताव रखना था उस दिन वहां से फ्लाइट भी नहीं आती थी और बिल पास हो गया। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए बार बार बताता हूं कि नेता बहुत आसानी से काम करते हैं, ये मैं नहीं मानता। ये गलतफहमी मत रखिए कि ये हमारा है तो जल्दी काम करेगा। आप वाला देर में ही काम कर रहा है आजकल। नेता नेता होता है, इसलिए अपना हो या पराया, अगर राष्ट्र को सबसे ऊपर रखेंगे तो पराया भी आपके गुण गाने लगेगा और अपना भी आपके गुण गाने लगेगा। इसलिए मैं ये नहीं जानता कि वो किस व्यक्ति के कारण हुआ है, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा वीर जो काले पानी में भी रहा, जिसने यातनाएं झेली, और एक ऐसे परमवीर, उनकी तुलना आजकल बहुत होती है हर छोटी छोटी बात पर, और आपके राज्य में उनके बारे में तो पोस्टर लगाने पे आग लग जाती है। जिस समय स्वतंत्र वीर सावरकर साहब को काले पानी हुआ था, जब उनको यातनाएं दी जा रही थी, उस समय फूल वाले चाचा को भी यातनाएं दी जा रही थी। लेकिन फूल वाले चाचा की यातनाएं इतनी गजब की थी कि उनको सुबह सुबह यह पूछा जाता था कौन कौन से अखबार पढ़ेंगे, नाश्ते में क्या लेंगे, और खाली वक्त में अपनी बेटी को चिट्ठी कब लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। तो आज स्थिति यह हो गई है कि इन 70 सालों में हमारे अपने लोगों ने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि सनातनी हिंदू समाज अब शायद यह समझने लगा था कि हम तो झूठ सुनेंगे भी नहीं, और अगर कोई सच बोल रहा है उसको भी झूठा साबित कर देंगे। लिहाजा आप सच सुनने लगे हैं, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठने लगे हैं। इसलिए आज कर्नाटक की असेंबली में सावरकर की फोटो लग गई है, और सिर्फ कोई तस्वीर लगी है यह महत्व नहीं है। जो लोग समझते हैं कि अगर इंडिया गेट के ऊपर सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की आंध्र प्रदेश की पहाड़ी से काट करके ग्रेनाइट की एक बहुत बड़ी चट्टान को ले जाया गया दिल्ली, और 28 फीट की वो ग्रेनाइट की मूर्ति अगर इंडिया गेट पे लगी है, तो लोग कह सकते हैं कि इससे क्या होने वाला है। और कुछ तो ऐसे जिंदगी भर बेरोजगार रहे हैं कि वो कहते हैं
राम मंदिर बनेगा तो क्या भुखमरी समाप्त हो जाएगी? मूर्ति लगने से क्या बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी? अगर यह नहीं लग रहा था तो दूध की नदियां बह रही थी इस देश में। कुछ लोगों को कहना है, वो इतने निराशावादी हैं कि उन्हें किसी भी चीज में वो गर्व महसूस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने 70 साल तक चाटुकारिता के अलावा कुछ किया नहीं है। उस भाव को बताना चाहता हूं जिस भाव के कारण 2012 में जब मुझे लगा 12 में कि नौकरी बहुत बड़ी भी हो, साधारण भी हो, तो नौकरी करने से एक घर होगा, एक साधारण जीवन जी सकते हैं आप। लेकिन बहुत पैसा कमा करके 10 गाड़ियां होंगी, कोई बड़ा फार्म हाउस होगा और आपके बच्चे रोज विदेश जाएंगे, यही आप समझते हैं? दुनिया के किसी इतिहास में कभी भी, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, जो समाज अपनी मार्कशीट जिस पर उसे नंबर मिलते हैं, मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, मैं टॉप करूं क्लास में, और टॉप नहीं कर पाया तो निराशा हो जाती है, और निराशा में कई लोग मैंने देखा आत्महत्या तक कर लेते हैं। दुनिया के किसी भी इतिहास में आप उठा के देख लें, जब समाज के ज्यादातर लोग भोगवादी हो जाएं, अच्छा मकान, अच्छा घर, बहुत पैसे, तब यकीन मानिए पूरी दुनिया में यह मिसाल नहीं मिलती कि जो लोग अपनी मार्कशीट की चिंता करते हैं, नौकरी की चिंता करते हैं, वो राष्ट्र कभी नहीं बचाते हैं, कभी राष्ट्र बचाने के लिए आगे नहीं आए। और मैं आपके सामने कोई दूसरी दुनिया की बात नहीं रखूंगा, वो रखूंगा जो आपने सुनी और देखी होगी। एक प्रधानमंत्री थे, 4-5 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार से समर्थन किसी ने वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश में बलिया के रहने वाले थे, थोड़ा अक्खड़ आदमी थे, एकदम साफ बात कहते थे। वो इस्तीफा देने जा रहे थे, तो जब वो अपने कार्यालय से बाहर निकले तो एक गैलरी थी, उस गैलरी में एक आदमी कुर्सी पे चुपचाप बैठा हुआ था, और वो आगे निकले तो वो शख्स उनके पीछे पीछे भागा, और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर साहब, जो इस्तीफा देने जा रहे थे, सिर्फ उनके पीछे पीछे भागा और बोला सर 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 सर। हमने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा सर आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, मुझे यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए। उन्होंने कहा तुम बड़ी देर में आए हो। उनका सर मैं क्या करूं, मुझे यहां तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल रही। अब चंद्रशेखर थे, उन्होंने अपने एचआरडी मिनिस्टर को बुलाया, क्योंकि उनके साइन से तो बन नहीं सकते थे। एचआरडी मिनिस्टर जब तक नहीं करता तब तक वो यूजीसी के चेयरमैन नहीं बनते। खैर काफी देर तक मीडिया में हल्ला होता रहा कि चंद्रशेखर का मन बदल गया है, चंद्रशेखर इस्तीफा नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। और फिर एचआरडी मिनिस्टर का आधे घंटे तक इंतजार किया गया, और आखिर उन्होंने फाइल पे साइन कर दी। वो आदमी यूजीसी का चेयरमैन बन गया, जिसको आप मनमोहन सिंह के नाम से जानते हैं। जिंदगी भर जब नौकरी करने की आदत हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर भी उसने नौकरी की तरीके से की। मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने वाले आदमी को यह चिंता ना हो कि ये कब जाएगी, तब उसको इस बात की चिंता नहीं होती है कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। वो ये सोचता है कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे किस तरीके से याद रखेंगे, इसलिए कि मैं बाबू था, बाबू की तरह रहा, 10 साल तक रहा और एक विदेशी महिला की चाटुकारिता करता रहा। इसलिए जब
समाज में वो लोग पैदा हो जाएं जो हर दिन जिंदा रहने और हर दिन मरने की कसम खाएं। जब समाज मरने से डरने लगे और मरने के फल को भूल जाए तो समझ लीजिए कि वो समाज समाप्त हो गया है। जिंदा वही कौमें रहती हैं, वही समाज रहता है जिन्हें मरने से डर नहीं लगता। इसलिए आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं। अभी 4 दिन पहले मैं उत्तराखंड के अंदर एक हल्द्वानी शहर है, वहां हमारी टीम के 2 युवाओं ने एक बड़ा प्रोग्राम किया। उसकी मुहिम मैंने वहां से शुरू की और इसलिए की कि सत्ता में बैठने वाले लोग मुहिम नहीं चला सकते। उन्होंने शपथ ली हुई है, यह उनकी मजबूरी है, यह लोकतंत्र में होता है, इतना उनको आपको ग्रेस देना होगा। एक ऐसी मुहिम जिसे मैं पूरे देश में इसलिए खड़ा करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि आपके बीच में ऐसे भी योद्धा हैं जिन्हें पार्टी की लाइन में टिकट लेते वक्त नजर नहीं आते हैं।